दुबत्ती पीता हूँ, नहीं तो क्या दुबत्ती पीता हूँ मैं। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो पूजा कर रहे हैं। पाठ पूजा जरूरी है? हो गई? हाँ हो गई भाई। कहाँ रखूं तुझे? हाँ भाई, क्या हुआ? आप चुपचाप बैठ जाएं देवी जी, चुपचाप बैठ जाएं। किसी भी कीमत पे हो चुपचाप बैठ जाओ। पढ़ना हो पढ़ लेना, आपके भी काम का है, बिल्कुल एग्जैक्टली काम का है, ठीक है ना। और तुम्हें लग रहा है कि अपन बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं, अब हमें आवश्यकता नहीं है, तो उपाय नहीं। और तुम्हारा ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई, तो अपने जो है दो टॉपिक हैं बेसिकली। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है बताओ? टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन। देख लो हेडिंग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अरे यार तुम समझ ही नहीं रहे हो। अब सही है? अब सही। बेटा वो गेट लगा गया, वो गेट लगा दे। कौन है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जरूरी नहीं है अपन हर वक्त बताएं कि अपन किस घर से आते हैं। सुनो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अभी फिर तुम्हारा उपाय कर दो मैं कायदे से। चुपचाप बैठे गाय की तरह। गाय देखी है तुमने? हाँ तो बेटा देखो, जब अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब पूरे थ्रू आउट द चैप्टर टॉपिक ही एक है, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तुम्हारी जिंदगी में जितना होना था वो हो लिया, अब रिफ्रैक्शन है। पहले ग्लास, फिर प्रिज्म, फिर ऑप्टिकल, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिर्फ यही बचा है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो अब आप देखो, यहाँ पर लाइट दिख रही है आपको, दिख रहा है लेजर? तो क्या धुएं में थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए यहां पर अगर अपन इसको स्ट्रेट लाइन में रखेंगे और अगर ये लेंस लगा दूं तो ये लाइट ऊपर की तरफ बेंड हो रही है। अगर लेंस का नेचर चेंज कर दूं, यानी कि दूसरे प्रकार का लेंस लगा दूं, तो शायद ये नीचे की तरफ बेंड हो जाए। हो रही है बेंड नीचे, सीधी गई तो देखो नीचे की तरफ। और अगर इस वाले लेंस को लगाया ऊपर की तरफ, तो ये लेंस के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन है। ये एक और डिवाइस है अपने पास, प्रिज्म। रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है। अंदर ही अंदर बेंड हो रही है, बाहर नहीं आ पा रही। दिख रहा है कि नहीं? तो अपन के सिलेबस में रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म भी है, ये प्रिज्म होते हैं। तो ये भी पढ़ना है अपन को। दो प्रकार के प्रिज्म होते हैं, थिक और थिन। ये थोड़ा बड़ा है, छोटा वाला कहां है? ये थिन प्रिज्म है, थोड़ा आपको साइज में छोटा दिख रहा होगा। दो प्रिज्म, एक अपने के ग्लास स्लैब है। तुम देख लो गरीबों, तुम्हें ग्लास स्लैब वो दिन कह रहे थे ना, अल्लाह मचा रहे थे। ये देखिए, ये लाइट सीधी जा रही है। अब ये लाइट जो जा रही है ना, ये इस लाइट के पैरेलल है, 10th में पढ़ते हैं, और थोड़ी पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है। इस लाइट का पाथ देखो, और अब इसका पाथ देखो, थोड़ा पीछे हो गया है ये जो बाहर निकल रहा है। इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। लेटरल शिफ्ट 1.3 सेंटीमीटर का है। कितने का है बताओ? और जो लाइट, गाना नहीं गाना है, और जो लाइट इसके अंदर है उसका पाथ, तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज भी है। अगर बिल्कुल नॉर्मल से जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे जैसे आई चेंज करते जाओगे ई चेंज होता जाएगा। ई मतलब इमरजेंट एंगल। तो कुल मिला के अपने सिलेबस में यही है। फिर दो डिवाइस और है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप।
वो अपन तभी पढ़ेंगे। हाँ और क्या, इतना ही है, हो गया आपका सिलेबस। ठीक है, ये लाइट को ऊपर की तरफ बेंड कर रहा है, ये लाइट को नीचे की तरफ बेंड कर रहा है। अगर इन दोनों को एक साथ रख दे तो ये ग्लास स्लैब की तरह काम करेंगे, एक जितना कन्वर्ट्स करेगा दूसरा उतना डाइवर्ट्स करेगा। लाइट सीधी जा रही है इसकी बार, दोनों लेंस को कंबाइन कर दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या टॉपिक अब, एक लाइट को जितना रिफ्लेक्ट कर रहा है दूसरा ही उतना, या एक के जितना कन्वर्ट्स कर रहा है दूसरा उतना, तो ये सीधी चली गई। ये भी पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की न्यूमेरिकल है आपके सिलेबस में। तो कुल मिला के रिफ्रैक्शन में ये सारी कहानी होती है। समझ में आया? अभी क्या है ना, ऐसे लाइट में ये दिखाई नहीं देती, पर ऐसे धुएं में ऐसे में भी दिखाई दे जाती। ठीक है, कौन सा? टिंडेल, टिंडे नहीं, टिंडेल इफेक्ट। हाँ, देखो तुम मेरा, मुझे तो पता है कि तुम गंवार हो, तुम सबको क्यों बता रहे हो अपने बारे में यार, जरूरी बताना। सही बात, भगवान तुम्हारा भला करे। टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। चलो, जब तक तुम्हें लिखवाता नहीं हूं, जब तक तुम्हारी आत्मा पड़पड़ाती रहती है, मुझे पता है। लिखो, हाँ आप लोग भी लिखो, नहीं तो तुम बैठे बैठे मुझसे पूछोगे कि मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है? तो मैं नहीं लिखवाऊंगा तो तुम बार बार मेरे को परेशान करोगे, हम क्या करें? चलो, हेडिंग लिख ली हमने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या होता है रिफ्रैक्शन, बोलो? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जब तक मिरर पड़ रहे थे, लाइट जहां से जा रही थी टकरा कर वहीं आ जा रही थी, क्या ऐसा ही हो रहा था? पर अब लाइट जिस मीडियम से आएगी, टकराने के बाद दूसरे मीडियम में जा रही है। लाइट प्रिज्म के अंदर जा रही थी, लाइट ग्लास स्लैब के अंदर जा रही थी, लाइट लेंस के अंदर जा रही थी। एयर एक मीडियम हो गया और दूसरा मीडियम। तो यहां पर हमको ये पढ़ना है कि दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। दो मीडियम में एक मीडियम रेयर हो सकता है और एक मीडियम डेंसर हो सकता है। रेयर और डेंसर जानते हो, जहां मॉलिक्यूल पास पास है, डेंसिटी ज्यादा है, वो कहलाता है डेंसर मीडियम। जहां मॉलिक्यूल दूर दूर है, रेयर मीडियम कहलाता है। वेव में पढ़ा होगा 11th में, रेयर फ्रैक्शन वगैरह वो सब। तो हाँ, वेव में। तो यहां पर एक मीडियम जो है वो रेयर है और एक मीडियम डेंसर है। अमूमन अपन रेयर को एयर बोलते हैं कि एयर जो है वो हल्की है, तो एयर वाले मीडियम को अपन रेयर बोलते हैं। पर ऐसा कहीं कोई जरूरी नहीं है। आपको दो चीजें याद रखनी है, सबसे जो रेयर होता है वो एयर या कहें कि वैक्यूम होता है, या कहें कि गैसेस होती हैं। उसके बाद लिक्विड आते हैं और सबसे ज्यादा डेंसर होते हैं सॉलिड्स। तो सबसे ज्यादा रेयर क्या है? एयर है। उससे कम रेयर क्या है? लिक्विड। और सबसे कम रेयर क्या है? सॉलिड्स। तो ये सब क्या है बताओ? ग्लास स्लैब है कि नहीं? क्या है मोहित? ये ग्लास स्लैब 10th में पढ़ा हुआ। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5। कितना? आप जानते हो वो फॉर्मूले पढ़े होंगे, चलो आज पढ़ाते हैं आप लोगों को वापस। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां होती है? सॉलिड में, क्योंकि मॉलिक्यूल सॉलिड का मतलब ही होता है। कौन से स्कूल से? अच्छा, आज बारिश नहीं आया पहली बार। ट्राई तो मैं कैसा पढ़ाता हूं, खुद कैसे पढ़ते हो उससे मतलब नहीं है, तो वही अच्छा है, उसी से तैयारी होती है। जब अपन बोर्ड की तैयारी करेंगे तो उसी, जैसे मान के चलो ये कॉपी है अपनी, है ना, ये कॉपी है, अपन ने टेस्ट दिया बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। अब इस कॉपी को मोबाइल के अंदर डालो,
ताकि वो जो एग्जामिनर है, जो मोबाइल के अंदर टीचर है, वो उसको चेक करे और वो तुम्हें वापस दे दे अगले दिन। वो बेस्ट है यार, और क्या है कि नहीं? बहुत बड़ी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की, उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? तो दो मीडियम है। कितने मीडियम है? दो। एक रेयर है और एक डेंसर है। अब लाइट एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में चली जाती है। अभी तक क्या हो रहा था? लाइट जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में, अब लाइट क्या हो रही है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। दो बातें हो सकती हैं, या तो रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए, दो ही हो सकते हैं। या तो रेयर से कहां जाए? डेंसर में। जैसे हवा से लाइट पानी में जाए या हवा से लाइट ग्लास में जाए। अभी जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा था, तो जो वो एयर में, यानी कि रेयर से डेंसर में जा रही थी। बताओ हाँ या ना? सोच समझ के जवाब देना, तो मूर्खों की मत बैठे रहना। यहां से लाइट आई थी, कहां से कहां जा रही थी? एयर से डेंसर में। पर अंदर से बाहर भी तो आ रही थी, तो वहां दिख रही थी। तो जो लाइट अंदर से बाहर आ रही थी वो कहां से कहां आ रही थी? डेंसर से रेयर में। तो दोनों फिनोमिना हो रहे थे क्या इसमें? लाइट यहां से कहां गई? एयर से डेंसर में, उसके बाद डेंसर से बाहर रेयर में। लिखो डेफिनेशन। हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखो। व्हेन light ray passes through one medium to another medium, then it deviates from its main original path. Then it deviates from its main original path. Main original path, comma. This phenomena is known as refraction of light. This phenomena is called refraction of light. अब यहां पर दो केसेस हो सकते हैं। देखो केस वन, when light ray move from when light ray moves from rare to denser medium, rare to denser medium, then it bend towards the normal. Then it bend towards the normal after the refraction. After the refraction. डायग्राम बनाइए वाला। हो गया? फटाफट बनाओ, वैसे बना लो, कुछ भी है। ये लाइट सीधी जानी चाहिए थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। 10th में सिर्फ ये बताते हैं कि बेंड होती है, 12th में इसका कारण भी पता होना चाहिए। अभी पढ़ाएंगे कारण आपको। हो गया?
घर उतनी देर में पहुंचना है तो आप शॉर्टकट नहीं अपनाओगे क्या? ये रहा शॉर्टकट टुवर्ड्स द नॉर्मल, और दैट रिवर्स गोज फॉर द सेकंड केस। आप पानी में आ रहे थे, तुम पानी में तैर रहे हो, पूरी जान लगा रहे हो, पर ज्यादा आगे नहीं जा पा रहे हो क्योंकि मीडियम डेंसर है, मॉलिक्यूल पास पास है। जैसे ही तुम यहां पानी से यदि एयर में निकले तो यहां पर तो तुम्हारी स्पीड कैसी थी? कम। पर जैसे ही यहां होगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। पर लॉ ये कह रहा है भैया जितना डिस्टेंस पहले उतने डिस्टेंस अब, तो आप अब नॉर्मल से दूर जाओ, नॉर्मल से दूर जाओगे। मान के चलो मैं तुम्हारी छुट्टी अभी कर दूं 5:30 बजे, पर तुम्हें घर पे 6 बजे ही दस्तक देनी है। तुम्हें लॉ ये कह रहा है कि तुम रोज 6:15 पहुंचते थे तो तुम 6:15 ही पहुंचोगे। तुम्हारा घर मान लो मित्तल कॉलोनी में है तो तुम रोज यहाँ से गुलाब बाग होकर मित्तल कॉलोनी जाते थे, पर तुम्हारी छुट्टी जल्दी हो गई, पर लॉ ये कह रहा है तुम्हें जल्दी नहीं जाना, तो वाया मचकुंड होते थोड़ा घूमते फिरते तब पहुंचोगे। ये तो लॉ कहता है, ये नियम है। अगर किस दिन छुट्टी जल्दी हो जाती तो क्या अपन घर भी जल्दी पहुंचते हैं? नहीं। है? नहीं, मैं तो आपको इसका कारण बता रहा था कि साहब ये लाइट बैंड क्यों होती है टुवर्ड्स या अवे। मैं करवाऊं, पूरा चिंता मत कर भाई, अभी करवाता हूं। हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉ है, बचपन में पढ़े होंगे तुम लोगों ने। वो दो पॉइंट है, एक तो इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। और एक पढ़ा होगा वो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, पढ़ा नहीं? दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है कि जो आई और आर है इनका साइन एंगल ऑफ आई, साइन एंगल ऑफ आर, ये कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट किसके बराबर आता है? म्यू। किसके बराबर आता है? म्यू। म्यू क्या है? तो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर ये क्या है? सुनिए ध्यान से, पहले आप बात पकड़ लीजिए उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दो मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो बताता है। रिफ्रैक्शन करने की एबिलिटी किसी मीडियम की, क्या? रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी किसकी? कौन कर रहा है रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस? मीडियम। तो मीडियम कम लाइट को बैंड करेगा या ज्यादा, ये उसकी म्यू की वैल्यू से पता पड़ता है। अगर म्यू की वैल्यू कम है तो लाइट को बैंड कम करेगा, और म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो वो लाइट को बैंड ज्यादा करता है। तो म्यू एक इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब एक नंबर है जो ये बताता है कि लाइट जब उस मीडियम में से जाएगी तो कितना बैंड होगी। तो म्यू के हिसाब से ये लॉ है। ये लॉ ये कह रहा है कि अगर आप आई को चेंज करोगे तो अपने आप आर भी चेंज हो जाएगा। अगर ये इंसिडेंट एंगल है, अगर ये इंसिडेंट एंगल है मान के चलिए 30 डिग्री का, और ये रिफ्रैक्शन एंगल है मान के चलिए 25 डिग्री का, अगर आप आई को बढ़ाते हो तो आर भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर आप आई बढ़ाते हो तो आर भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनका रेशियो कांस्टेंट आना है। रेशियो कैसा आता है? कांस्टेंट। जैसे जैसे आप आई को चेंज करोगे वैसे वैसे आर अपने आप चेंज हो जाता है। लिखो लॉ में फर्स्ट पॉइंट लिखो, द रेशियो ऑफ बच्चों ऐसे लिखना, SINE पूरा नाम लिखा जाता है साइन का। साइन का पूरा नाम क्या होता है? SINE। कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, पता ना? द एंगल ऑफ, नहीं क्या लिखा? द रेशियो ऑफ साइन, SINE साइन, ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रैकेट में आई टू द
साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ब्रैकेट में स्मॉल r is always remain constant which is equal to the refractive index of second medium with respect to first medium, second medium with respect to first medium. ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद ये जितना लिखा उतना लिख लो। हो गया? इसी को आप लोगों ने एक और नाम से पढ़ा होगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यही होता है। एक्चुअल में इसको मैथमेटिकली प्रूव स्नेल ने किया था। हो गया? देखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। SNELL apostrophe S, स्नेल्स लॉ। ठीक है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, या दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट लिखो, इंसिडेंट रे। देखो, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे कॉमा नॉर्मल, all lies in same plane. All lies in same plane. ठीक है? ये दो लॉ के पॉइंट हो गए। अभी सिर्फ आपने लिखा है और आप 2% आपने वो चीज गेन करी है। बच्चे वो 98% अब आपको सीखना है। ये भी कैसे आया, ये कहां से आया, इसका क्या अपीयरेंस है, इसका मतलब क्या है, और ये प्रैक्टिकली सही है कि नहीं है। दोनों तरीके से देखेंगे, ग्लास से, लेंस से, प्रिज्म से, सबसे, और एनिमेशन भी बताएंगे। पर उससे पहले जरा इस बात को समझ लेंगे ये क्या है। हेडिंग डालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर देखें भाई, सुनो, अभी यहां गड़बड़ होती है, फिर अपन बाद में कहते हैं कि यार हमें समझ में नहीं आया, वो बेसिकली यहीं से गड़बड़ है। लॉ सब याद करके जा रहे हैं, ये सवाल नहीं हो रहे, सवाल यहां से आते हैं। मान के चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है μ21। क्या है? μ21। ऐसा भी लिखा मिलेगा, किताब में ऐसे भी लिखा है,
और ऐसे भी लिखा है, सबका मतलब एक ही, पहली बात तो ये। व्हाट डज इट मीन्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब समझने का काम है, अब समझते हैं। फर्स्ट मीडियम वो है जिससे लाइट आ रही है, और सेकंड मीडियम वो है जिसमें लाइट जा रही है। ये कतई रेयर और डेंसर नहीं है। लाइट एयर से और वाटर में जा रही है, तो बताइए लाइट को बेंड करने का काम किसका है, एयर का या वाटर का? आप लोग प्लीज यही ध्यान दें। लाइट एयर से वाटर में जा रही है, बेंड करने का काम किसका है? तो सेकंड मीडियम कौन सा हुआ? जहां लाइट जा रही है, यानी कि वाटर। ये आपका सेकंड मीडियम है। और लाइट जहां से आ रही है वो फर्स्ट मीडियम होता है। तो बच्चों फर्स्ट मीडियम या सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम क्या है? जहां लाइट जा रही है। और फर्स्ट मीडियम कौन सा होता है? जहां से लाइट आ रही है। क्लियर है बच्चों? पहली बात। दूसरी बात, लाइट को बेंड करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेकंड मीडियम की, जहां अब गई है, कहीं से आई हो। अब एक बात बताओ, कल को लाइट वाटर टू एयर जाएगा, यहां वाटर है और यहां एयर है और लाइट ऐसे जा रही है। अब बताइए फर्स्ट मीडियम कौन सा है और सेकंड मीडियम? मैंने पहले ही बोला है कि रेयर और डेंसर को हटा दो दिमाग से, उससे लेना देना नहीं है। कौन सा फर्स्ट मीडियम है? वाटर। लाइट जहां से आ रही, गलती कहां होती है आपको बता रहा हूं। जहां आप रेयर को आप मान लेते हो फर्स्ट है, ये कतई जरूरी नहीं कि रेयर फर्स्ट मीडियम हो। फर्स्ट वो है जहां से लाइट आ रही है, सेकंड वो है जहां लाइट जा रही है। तो इस केस में फर्स्ट मीडियम कौन सा होगा? वाटर। और सेकंड मीडियम क्या होगा? एयर। क्लियर है? सेट हो गया दिमाग में? अपने पुरानी चीजों को दिमाग में से हटा दीजिए बस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम v1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड को आप v2 मानो, तो μ21 को आप लिखोगे v1 अपॉन v2। ये 10th में भी फॉर्मूला है। लाइट अगर एयर से आ रही है या वैक्यूम से आ रही है, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड को आप बोलते हो c। क्या बोलते हो? तो आपने जनरल फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पढ़ा है, c अपॉन v। पढ़े हो? नहीं पढ़ा है? पुराना ज्ञान साफ हो पूरा। उसी से आप अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड को निकालते हो। अभी अपन भी पहुंचेंगे यहाँ पर थोड़ी देर बाद। एक फॉर्मूला ये है। क्या ये पिछले वाले पेज पे जो फॉर्मूला है वो भी म्यू का ही है? तो म्यू के कुल कितने फॉर्मूले मिले तुम्हें अभी तक? 2। इसको अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन मान ले तो उसको अपन इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। by using both equation 1 and 2, दोनों इक्वेशन कंपेयर करो तो आप लिख सकते हो μ21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ठीक है? अच्छा, एक स्टेप और आगे चलते हैं। क्या मेरे को स्पीड ऑफ लाइट के कुछ फॉर्मूले पता है क्या? या स्पीड के फॉर्मूले पता है क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम v1, क्या आपको पता है c इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू होता है? नहीं पता? मना करो, 25वीं बार फिर बता दूंगा।
क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी वेव में पूरा पढ़ाया है, आता है नहीं आता है? स्पीड का फॉर्मूला वेव के लिए होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। लाइट की एक वेव का डिस्प्लेसमेंट है लैम्डा। जब तक आप लोग नहीं करोगे जब तक नहीं होगा। एक वेव को कंप्लीट करने में टाइम लगता है टी। स्पीड का सिंबल है सी। सी लिखो या वी लिखो, और लैम्डा की जगह लैम्डा, और 1 टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट स्पीड होता है। ठीक है, अब देखो मैंने ये लिखा, कोई गलती तो नहीं करी? स्पीड को लिखा है वी, फ्रीक्वेंसी को लिखा है न्यू, वेवलेंथ को लिखा है लैम्डा। फर्स्ट मीडियम में कोई गलती तो नहीं? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम कितना हो जाएगा? v2 इज इक्वल टू न्यू टू लैम्डा टू। कोई गलती तो नहीं? बोलो सर गलती है? क्या है? है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सेम होती है। पढ़ाया था अभी। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज, तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो या न्यू वन क्यों और या न्यू टू क्यों है? दोनों जगह क्या रहना चाहिए था? ये बात तो मैं तुरंत पूछनी चाहिए थी, साहब ऐसा कैसे हुआ? अब इस बात को आपको एक क्वेश्चन इसमें रख देना है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, क्या है सेकेंड इक्वेशन? मयंक बात है नहीं बेटा? सेकेंड इक्वेशन क्या है? v1 अपॉन v2। v1 को क्या लिखोगे? न्यू लैम्डा वन। इसको क्या लिखोगे? न्यू लैम्डा टू। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास म्यू टू वन का एक नया फॉर्मूला और आया। ये डिफरेंस है 10th-12th में। 10th में वहीं पर हो गया था वो काम आप लोगों का। अभी अपन के पास न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत स्कोप है। ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला ये आया, इसको सबको कंबाइंड करके अपन ने लिखा, कंबाइंड ऑल फॉर्म्स, सबको कंबाइंड करिए। तो न्यू टू वन साइन आई अपॉन साइन आर, जिसको क्या लिखते हो? v1 अपॉन v2, जिसको क्या लिखते हो? लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। और एक विशेष बात और, इसको भी आप क्या लिखते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि ये भी म्यू टू अपॉन म्यू वन है अपने आप में। ये भी तो म्यू टू अपॉन म्यू वन ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू डिवाइडेड बाई म्यू वन। तो आपको कई सारे कनेक्शन मिल गए, आप किसी भी एक दो का यूज करके न्यूमेरिकल आपके होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेडिंग लिखिए, लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स shows that how much refraction causes by a particular medium when the light enters in it. इसको तो बच्चों आप ब्रैकेट से में लिख लेना इस कहानी को, और आपको ये बेसिकली ये लिखना है, ये तो बाद में लिख लेना है। देख लो तुम्हारे अगर एग्जाम में आएगा तो आपको वो डेफिनेशन और ये लिखना है, कि मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। लिख लो आप लोग भी इसको, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए। बातें कम शिवांग भी, आप समझ नहीं रहे हो, जलते तवे बैठे हो आप। अरे सॉरी क्या, जो प्राउड की बात है। नहीं नहीं नहीं, बदला लेनी नहीं है अपन को, इस पढ़ाई पे ध्यान।
हो गया? कहां पे? फर्स्ट मीडियम जहां से आ रही है, वो तो इसके लिए लिखा है, इस सिंबल के लिए। हो गया? शकलें मत बनाओ, जल्दी करो। हो गया? तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हो? तुम्हें तो सब पता है। जो चीज नहीं पता होनी चाहिए वो पता है। क्या है? मुए खड़ा हो बेटा, तो मरने घूम रहा है, तो मरने घूम रहा है, तो ये बता। शिवांग, मुर्गा बजा पीछे बे खड़ा हो। मत हमसे शिकायत कर इसकी के जैसा हंसा रहा है। अब तो हंस चुका है तू। हो गया? अब वो उतना ही टाइम मिलता है, अब तुम क्या तो हंस लो उसमें, ये काम कर लो। ये अब ऐसे मेम ने यही शक्ल मत बनाओ, जल्दी करो इसको। जगह जोड़ तो बाद में कर लेना, पहले बातें करते हो बिरेली गिलेरी जैसी शक्ल बना लोगे। तो हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो बहुत कुछ कर ही नहीं रहे थे। बारिश हो रही है, बाहर देखते ही यार। मत लिख तो भाई, हम कब कह रहे हैं, तू समझ। हो रही है? कैसे जा पाओगे? बारिश हो रही है। मेरे को टॉपिक पढ़ाने हैं आज बेटा, क्लास तुम लोगों की भी लाइव ही चलेगी। नहीं तो क्लास लाइव रहेगी ना, बाकी बच्चे ऐप पर पढ़ेंगे, पढ़े नहीं पढ़े मैं क्या करूं। तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइव चल रही है क्लास, क्लास लाइव चलेगी, अपन पढ़ाएंगे। है? आप खड़े, आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना ये? आओ आप इधर आओ। अरे अभी तो कह रहा था, वो तो हमें पता है। सब्र का फल मीठा होता है। लिख ले जल्दी, क्या लिखना है। मैं तुम्हें सबको दिखा दूंगा, तुम्हें मेरे को है ना। हेडिंग लिखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट का मतलब होता है प्योर। पहले मतलब समझाऊं इसका। मतलब ये है, दो तरीके से समझा दूंगा, इसका एग्जांपल और एक बेसिक एग्जांपल सुनिए। लाइट ग्लास से, या कहेंगे वाटर टू ग्लास गई। लाइट कहां से कहां गई? और सुन लो इधर, सुन लो, सुन लो। लाइट वाटर से ग्लास में गई और टोटल मिलाकर 50 डिग्री का डेविएशन हुआ लाइट में। कितना डिग्री का? अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये पूरा का पूरा 50 डिग्री का डेविएशन ग्लास ने करवाया है, क्योंकि ऑलरेडी लाइट कहां से आई है?
तो कुछ डेविएशन तो यही करवा चुका होगा। तो ऐसे केस में मुझे ये पता नहीं पड़ पा रहा है कि ग्लास ने कितना डेविएट करवाया। आप में भी कुछ बच्चे सुन ही नहीं रहे मेरी बातों को, फिर अल्लाह बचाओ बात। लाइट ग्लास से पानी से ग्लास में गई लाइट, कुल मिलाकर डेविएशन 50 डिग्री का हुआ, पर मैं ये श्योर नहीं हूं कि वो 50 का 50 ग्लास ने किया होगा, क्योंकि मेरे मन में है कि भैया लाइट उससे पहले पानी में थी, तो कुछ डेविएशन तो पहले ही पानी ने कर दिया होगा। वो डेविएट होने के बाद लाइट ग्लास में आई है, ग्लास ने कुछ डेविएशन किया होगा, पर 50 में से कितना ग्लास ने किया और कितना पानी ने, ये सवाल थोड़ा बड़ा है, 5-6 स्टेप पर। इसके बजाय अगर मैं कहूं कि लाइट सीधे एयर या वैक्यूम से ग्लास में आई है, तो क्या लाइट को एयर ने या वैक्यूम ने बेंड किया होगा क्या? ये बीच में डिस्टर्ब होने वाली कहानी बहुत गंदी है भाई, नहीं सच में गंदी है। आप लोग पढ़ सकते हो, रट सकते हो, पर आप फिर सीख नहीं सकते। दिमाग चारों तरफ बिच लेते हैं, जी भी कर लूं, वो भी कर लूं, कैसे आएंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक फिर आपको? वही हुआ है आपके संग, फैल जाते जरा जरा टेस्टों में, क्योंकि मन इतना विचलित है कि आपको समझ में नहीं, मैं क्या क्या करूं, उसे 1 मिनट ये कर लूं, वो कर लूं, ये रहेगा। हाँ बेटा साइंस पढ़ रहे, कोई कहानियां नहीं सुनना है। टफेस्ट सब्जेक्ट है, टफेस्ट क्लास का, सारे गलत फहमियां दूर हो जाएंगी, फिर सारी हंसी निकल जाएगी रिजल्ट देखकर। फिर घर वाले कहते थे हमने कोचिंग भी करवाई थी, पढ़ाया भी था, स्कूल भी करवाया था, हम क्या करें, हम तो पैसे ही खर्च कर सकते हैं। वो क्या समझाए कि उसकी हरकतें बंदर जैसी है, बैठ नहीं पा रहा सीखने के लिए। लाइट जब एयर या वैक्यूम से ग्लास में आ रही है, तो एयर ने या वैक्यूम ने लाइट को कोई डेविएट नहीं किया, तो लाइट अगर 30 डिग्री भी डेविएट हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्लास की वजह से हुई है। यानी कि मैं किसी भी मीडियम का प्योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बता सकता हूं जब लाइट उसमें एयर या वैक्यूम से आए। ऑलरेडी वो किसी मीडियम से आ रही है, तो मैं श्योर नहीं हूं कि जो डेविएशन हुआ है वो कितना किस मीडियम की वजह से हुआ है। मान के चलो कि आप 11th में कहीं किसी जगह पढ़े, 12th में 5-4 महीने कहीं पढ़े, और कोई बच्चा मेरे पास अक्टूबर में एनरोल हुआ और उसका रिजल्ट आया मान के चलिए 75%। मेरे को भी नहीं पता कि मेरी वजह से इसमें क्या योगदान है, क्योंकि वो कई मीडियम से होता हुआ मेरे पास आया था। और अगर वो 10th के बाद प्योरली 11th से एनरोल रहा होता और पूरा डेडिकेटेडली मेरे पास पढ़ता, तो उसका जो भी रिजल्ट आता मैं मानता वो सिर्फ मेरी वजह से आया, क्योंकि उसके पास कोई और मीडियम नहीं था। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो हम श्योर नहीं है कि दूसरे वाले मीडियम ने लाइट को कितना बेंड किया है। पर अगर मेरे को प्योर निकालना हो कि उस मीडियम का डेविएशन कितना है, तो लाइट को कहां से लाना पड़ेगा? वैक्यूम से। तो ऐसे केस में फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा? वैक्यूम। और सेकंड मीडियम, वो मीडियम हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। तो अब यहां पर म्यू जो आएगा वो आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि फर्स्ट मीडियम क्या है? वैक्यूम। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड का सिंबल क्या है? c टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब वो मीडियम जाहिर सी बात है सेकेंड ही है, उसको अपन v लिखते हैं। तो म्यू का एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है c/v, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। लिखिए एक लाइन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, the refractive index of a medium with respect to vacuum is called absolute refractive index, is called absolute refractive index of the medium. अगली लाइन में लिखो,
when the light move from vacuum ब्रैकेट में लोगों फर्स्ट मीडियम ब्रैकेट बंद टू एनी अदर मीडियम then refractive index given by लिखिए फॉर्मूला लिखो फॉर्मूला इसका बस की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है नो यूनिट एंड नो डायमेंशन it is a pure number टाइम हो गया लिख लिया लिखिए वैल्यू ऑफ absolute refractive index of some medium हाँ भाई फर्स्ट लिखिए वैक्यूम आगे लिख लो म्यू इक्वल्स टू 1 देखो वैक्यूम म्यू इक्वल्स टू 1 सेकंड लिखिए एयर 1.003 approximately equals to 1 नेक्स्ट लिखिए क्राउन ग्लास mu equals to 1.5 नेक्स्ट लिखिए फ्लिंट ग्लास mu equals to 1.6 नेक्स्ट लिखिए प्योर वाटर mu equals to 4/3 यानी कि 1.33 नेक्स्ट लिक्विड CO2 mu equals to 1.6 oil mu equals to 1.47 to 1.52 और ये चुप हो जाइए आपको नहीं पढ़ा रहा नहीं पढ़ा आप मेरे को डिस्टर्ब कर रही हो बेटा बीच में इसको याद रखना ये आपके चैप्टर में आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मैजिशियंस की ट्रिक होती है कि वो गायब हो जाते हैं उसको लेकर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑयल का कितना होता है नेक्स्ट लीजिए इथाइल एल्कोहल वन 1.36 और लास्ट में लिखिए डायमंड लिखिए 2.4 और ब्रैकेट में लिखिएगा मैक्सिमम वैल्यू 2.4 ब्रैकेट में लिखिएगा मैक्सिमम
ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे इसको।